हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोजेम एजुकेशन। आपका इस चैनल में स्वागत है। और आज जो हमारा चैप्टर है, जो ये वीडियो बना है, ये है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल। फ्रेंड्स, वैसे तो ये चैप्टर खुद इतना बड़ा है कि इसको आप एक वीडियो में कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो के मैंने 4 पार्ट बनाए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको सिर्फ सेल का एक इंट्रोडक्शन ही मिलेगा और इस इंट्रोडक्शन से आपको इतना समझ में आ जाएगा कि सेल्स एक्चुअली होते क्या हैं और कैसे ये डिस्कवर किए गए एक्सेट्रा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि ये जो हमारी धरती है, इसमें कई तरह के ऑर्गेनिजम्स, कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। अब जीवों से मतलब यहाँ सिर्फ हमारा एनिमल से नहीं है, जीवों से मतलब हमारा यहाँ प्लांट से भी है, यानी पेड़ पौधे। जी हाँ, ये पेड़ पौधे जो हैं ये भी सजीव होते हैं, इनमें भी जीवन होता है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो कई तरह के ऑर्गेनिजम्स में अगर आप ले लें तो आप छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म, यानी अगर आप एक चींटी से शुरुआत करते हैं तो एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, यानी एक बड़ा सा जानवर, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं? इनकी बॉडी किससे बनी होती है? इनकी बॉडी बनी होती है सेल से। सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक फंक्शनल यूनिट है, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, हमारी ही नहीं प्लांट्स की भी। ठीक है, तो एक की बेसिक फंडा हमारा हो गया कि द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये सेल किसी में एक होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं। तो जो छोटा है उसके अंदर कम होंगी, यानी उनकी संख्या, सेल्स यानी कोशिका की संख्या कम होगी। और जो ऑर्गेनिज्म बड़ा है, डेफिनेटली उसके शरीर में ज़्यादा कोशिकाओं की ज़रूरत है, ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स, यानी जो कोशिकाओं की संख्या है, उनके आधार पर इन ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक कोशिकी जो हमारे जीव हैं। एक कोशिकी मतलब यूनि मीन्स होता है एक, सिंगल, और सेलर मीन्स यानी सेल से बने हुए, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव एक कोशिका यानी सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनकी बेसिक पिक्यूलियरिटी है कि ये सिर्फ एक सेल से बने होते हैं और इनके जितने भी मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं, ग्रोथ है, डिवीज़न ऑफ बॉडी है, तो ये सारी किससे की जाती हैं? सिर्फ एक सिंगल सेल से की जाती हैं। इनके अंदर जब इनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है तो इन ऑर्गेनिज्म में कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता, यानी कि अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन के लिए नहीं होती है, एक ही सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, इवन रिप्रोडक्शन भी एक सिंगल सेल ही कैपेबल होती है परफॉर्म करने के लिए। अगर आपको एग्जाम्पल्स में लेना है तो एग्जाम्पल्स में अगर आप एनिमल्स में ले लें तो अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है, और अगर आप प्लांट्स में लेते हैं तो प्लांट्स में आपकी जो यूनिसेलुलर एल्गी और फंजाई होती हैं, एक कोशिकीय एल्गी और फंजाई, जैसे आप लोग क्लोरेला, वॉलवॉक्स, ये सारे के सारे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बात करते हैं हम मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स होता है मेनी, यानी बहुत सारे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल से बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसको गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता। अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटी, यानी एक सेल सिर्फ एक या 2 फंक्शन ही परफॉर्म करेगी, और अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। ये आपको याद रखना होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके जो अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होती हैं, वो सारी सेल्स एक ही जैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करती, बल्कि अलग अलग सेल्स होती हैं। वेरिएशन होता है टाइप्स ऑफ सेल्स में, जिसकी वजह से अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं।
आप मान सकते हैं कि इनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जैसे आप मान लेते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल जिम्मेदार होती है और वो होती है जर्म सेल्स, जिसे हम गैमीट्स कहते हैं। वो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म से लेके हायर ऑर्गेनिजम्स तक अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर होता है तो उनमें आप जर्म सेल्स को पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सेल्स कैसे हमारे नॉलेज में आई, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई। तो 1965 में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने स्टडी किया अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पे। जो कॉर्क होती है जो हमें प्लांट से मिलती है, उसकी इन्होंने एक थिन स्लाइस पे एक्सपेरिमेंट किया और माइक्रोस्कोपिक स्टडी से इन्होंने देखा कि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है हनीकम्ब से, यानी मधुमक्खी के जो छत्ते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, वो कंपार्टमेंट जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो इनको माइक्रोस्कोपिक जो इनकी स्लाइड थी उसमें भी इनको दिख रहे थे। तो इसको इन्होंने नाम दिया सेल्स। एक्चुअली इन्होंने नाम दिया था सेलुला। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो सेलुला इनको कंपार्टमेंट जैसे नज़र आए तो इन्होंने लिटिल रूम नाम दिया और इसको हम लोगों ने सेल्स कहा। लेटर जब ये डिस्कवरी प्रोग्रेस में आई, उसके बाद फिर और भी स्टडीज़ इस पर की गई और रॉबर्ट ब्राउन, जिनका वर्क टेन्योर 1773 से 1858 तक का है, ये एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, वो भी प्लांट सेल में। आप ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि ये आपके बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें आप लर्न करते हैं या जो भी नोट्स आप यहाँ इस वीडियो से कलेक्ट कर रहे हैं, उनको आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ में लिखने के बजाय आप उनको पॉइंट वाइज लिखने की हैबिट डालें। जो स्पेशल पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं उसको आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में आप नोट करते चलें। तो हम बात कर रहे थे रॉबर्ट ब्राउन की, जो एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को एनिमल सेल्स में नहीं बल्कि प्लांट सेल्स में। ठीक है, और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक सेल के लिए। फिर डिस्कवरीज और होती गई और धीरे धीरे फिर काफ़ी स्टडीज़ होती गई। J.E. पुरकिंजे, नाम याद रखिए, J.E. पुरकिंजे, इन्होंने जो आपका जो बेसिक मैट्रिक्स था सेल के अंदर एक बेसिक मैट्रिक्स होता है, उसका इन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग सब्सटेंस होता है। अभी आप नेक्स्ट वीडियो में जब हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो सेल के स्ट्रक्चर में जब आप स्टडी करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। अभी हम यहाँ सिर्फ डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ याद रखिए कि J.E. पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, जो आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है सेल का, उसका। फिर लेटर स्टडीज़ हुई और उसके बाद हेकल 1866 में हेकल ने इस्टेब्लिश किया था कि न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए। यानी आपकी जो भी अनुवांशिक गुण होते हैं, जो भी आपके अनुवांशिक गुण के साथ साथ जो भी आपके अनुवांशिक जीन्स होते हैं, उनको आप एक संतति से दूसरे संतति में ले जाने का काम जो है, उसको ट्रांसमिट करने और उसको स्टोर करने का फंक्शन जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस करता है। ये कहा था हेकल ने। अब जब इतनी स्टडीज़ आ गई थी, जब इतनी डिस्कवरीज हो चुकी थी, सेल के बारे में पता लग गया, न्यूक्लियस के बारे में पता लग गया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में सब लोग जानने लगे, तो एक थ्योरी डेवलप की गई और वो थ्योरी जो हम जानते हैं, जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन 1838 जैकब मैथियस श्लाइडेन, नाम याद रखिए, जैकब मैथियस श्लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया कि जितने भी प्लांट्स थे, चूँकि ये बॉटनिस्ट थे तो इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे के सारे प्लांट्स पे थे, तो उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, मैं आपको एक और रीज़न भी बताती हूँ प्लांट की स्टडी करने का, क्यों जनरली मोस्टली जो डिस्कवरीज होती हैं वो लिविंग में, वो सारी के सारी प्लांट से रिलेटेड होती हैं। पहली बात तो इनका नंबर
इतना ज़्यादा है, इनकी अबेंडेंस इतनी ज़्यादा है कि ये इजीली अवेलेबल होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और ये इन पे एक्सपेरिमेंट करना एक सेफ साइड है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। इसलिए मोस्टली जो इनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स पे ही होते थे। और इन्होंने जैकब मैथ्यू श्लाइडर ने इन्होंने प्रपोज किया कि जितनी भी प्लांट्स हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। फिर स्टडीज़ और हुई, फिर थियोडोर शॉन आए। थियोडोर शॉन एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने सिर्फ ये असर्ट किया कि नहीं, सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी, जितने एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स भी सेल से ही बने होते हैं। फिर ये दो थ्योरीज हुई, लेकिन काफ़ी सिमिलैरिटी थी दोनों में, काफ़ी रिजेम्बलेंस था एक दूसरे से कि सेल्स से बने ही होते हैं प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। फिर 1855 में एक साइंटिस्ट आर वर्च्यू, इन्होंने उसको और अच्छे से परिष्कृत कर दिया। जो ये इन दोनों साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी उसको और अच्छे से रिफ़ाइन किया, और उसको रिफ़ाइन करके इन्होंने एक एफॉर्मिज्म दिया जिसको हम कहते हैं, अगर इनकी लैंग्वेज में कहें तो ओमनिस सेल्युली आ सेल्युला, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स होती हैं वो किससे निकलती हैं, किससे बनती हैं, किससे उनका जन्म होता है, फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन इंग्लिश वी कैन से दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि एक सेल जिम्मेदार होती है बाकी सभी आने वाले सेल को जन्म देने के लिए, ठीक है। तो अब हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि सेल थ्योरी में जितने भी नंबर 1.1 ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेकेंड, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेल्स, सो द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो क्लियर है फ्रेंड्स कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी यानी उनका स्ट्रक्चर किससे फॉर्म होता है, सेल से। और ये भी कंफर्म हो गया कि जो भी उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शन होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये हायर ऑर्गेनिजम्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे किससे परफॉर्म होते हैं, ये सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। सो दस वी कैन से दैट सेल्स आर स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक मदर सेल से ही अराइज होती हैं। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है वो उनको जितनी भी नई अपकमिंग सेल्स होती हैं उनको जन्म देती है, उनको जनरेट करती है, और इसी तरह से सेल्स बाय सेल्स इनका जनरेशन होता रहता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसका क्या है कि एवरी ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट्स इज लाइफ एज अ सिंगल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमेशा आपको याद रखना है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सबका जन्म सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किससे होता है, एक सेल से। एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल होती है उस लाइफ के लिए, और अगर यूनिसेलुलर है तो वो सिर्फ एक सेल में ही रेस्ट्रिक्टेड रह जाएगी, और अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सोमैटिक डेवलपमेंट होते रहेंगे, उसके सोमैटिक डिविजन्स होते रहेंगे, और एक सेल डिवाइड कर करके एक बड़े से ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं आज, जो आज हमने डिस्कस किया और आपने सीखा है। इसमें सेल के ऑर्गेनिजम्स, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं, सेल थ्योरी क्या है, और सेल को कैसे डिस्कवर किया गया, ये आज आपने फर्स्ट वीडियो में सीखा। मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ होमवर्क, मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ जो आज आपने इस वीडियो में लर्न किया वो आप अपने को एक बार रिवीजन में लाएं, और इनके आंसर्स, ये आंसर आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना है तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएंगे, और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल हिंट्स होते हैं। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रही हूँ वो क्वेश्चंस आप ध्यान से सुने, इन्हें एज अ असाइनमेंट लें, और इन असाइनमेंट्स को आप सॉल्व करके आप मेरे ईमेल पे इसको, मेरी ईमेल आईडी जो मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको आप सेंड कर दीजिए, एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू योर आंसर्स। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट करने के लिए दिए हैं वो आप ध्यान दीजिए। मेंशन 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल, यानी जो अभी हमने सेल थ्योरी पढ़ी है
उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेन सेल के क्या होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। थर्ड, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन अ सेल, यानी न्यूक्लियस को किसने खोजा था। नाउ फोर्थ, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। किस साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, याद रखिए मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। नाउ नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड द न्यूक्लियस name the scientist who established that nucleus transmits hereditary character। किस साइंटिस्ट ने कहा था कि न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। नाउ द लास्ट वन, व्हाट इज़ द अफोरिज्म ऑफ आर वर्च्यू, व्हाट डज इट मीन। जो आर वर्च्यू ने रीडिफाइन करके दिया था सेलुलर थ्योरी, वो उनकी अपनी लैंग्वेज में जिसे हम अफोरिज्म कहते हैं, वो क्या था और इसका मतलब क्या था। ये आंसर्स आप मुझे मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप मुझे लिख के भेजें एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। राइट, सो ठीक है, मुझे लगता है कि आपके लिए आज के लिए सफिशिएंट वीडियो है और ये पहला पार्ट था सेल के इंट्रोडक्शन के लिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए जिसमें मैं स्ट्रक्चर और कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप दैट यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।